मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। तो इस हफ्ते कई ऐसे ट्रिगर रहने वाले हैं कमोडिटी बाजार पर जिन पर नजर रहेगी। कुछ खास इवेंट्स जिस पर कमोडिटी बाजार रिएक्ट कर सकता है, उसमें शामिल है कि यूएस के नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट आएगी, इस पर नजर रहेगी। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा पर भी नजर रहने वाली है। साथ ही में यूके भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी को लेकर एक रिपोर्ट पेश करेगा, इस पर भी नजर रहेगी कमोडिटी बाजारों की। लेकिन आपको यहां बता दें, शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसमें गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट $49 के नीचे पहुंच गया है, तो वहीं नाइमेक्स पर क्रूड के दाम $45 के नीचे पहुंच गए हैं। उधर फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में है और इसके बाद से हम देख रहे हैं सोने पर भी दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है, न केवल इंटरनेशनल बाजारों में बल्कि भारतीय बाजार में भी सोना आज किस तरह से ओपन होता है इस पर नजर रहेगी। और सोने का एक रब ऑफ इफेक्ट चांदी पर कैसा पड़ता है ये देखने लायक रहने वाला है। लेकिन साथ ही बेस मेटल्स का जो पूरा पैक है ये कैसे रिएक्ट करेगा जब मंगलवार को चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डेटा सामने आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। इसके अलावा दो और इवेंट जिस पर बाजार की नजर रहेगी, एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग होने वाली है पॉलिसी पर, इस पर नजर रहने वाली है कि क्या निकल कर आता है यहां पर। और साथ ही यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट भी अपनी डेटा लेकर के आएगा, तो इन सब पर नजर रखने वाली है कमोडिटी बाजार में किस तरह की हरकत होगी। हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं और किस तरह की ओपनिंग सोने में जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें दबाव नजर आ रहा है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्रूड देखिए 2962 के साथ दबाव के साथ खुल रहा है। मुनाफा वसूली के दबाव में क्रूड एमसीएक्स भाव पर नजर आ रहा है और क्रूड में हम देख रहे हैं लाल निशान पर कारोबार हो रहा है। वहीं सोने में तेजी के साथ 26,600 से ऊपर के भाव पर सोने की ओपनिंग हो रही है आज। चांदी में दबाव 34,363 के भाव के साथ चांदी आज ओपन हो रहा है। दबाव चांदी में देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस में 178 रुपये 50 पैसे का भाव फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 178 के भाव पर ओपनिंग होती हुई नेचुरल गैस की। बेस मेटल्स में कॉपर दबाव में 341 का भाव कॉपर में नजर आ रहा है। वहीं निकल 653 के भाव पर कारोबार कर रहा है। लेड भी 110 रुपये 75 पैसे के लेवल्स पर। जिंक में 118 रुपये 75 पैसे का स्टंट देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड में हम तेजी देख रहे हैं 4206 के भाव पर मस्टर्ड तेजी के साथ खुलता हुआ। लेकिन वहीं सोयाबीन दबाव में 3127 का भाव सोयाबीन में। जीरा 15,880 के रेट पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और धनिये में भी हम तेजी देख रहे हैं 10,772 का भाव धनिये में देखने को मिल रहा है। कैस्टर सीड 4,074 के भाव पर है और इसी के साथ चना 4,816 पर है। क्या करें आप कमोडिटी बाजार में? आज हमारे साथ है कमोडिटीज पर बात करने के लिए स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता। गुड मॉर्निंग रूपा जी। आप जिस तरह से हम क्रूड में दबाव देख रहे हैं इसमें आप किस तरह का मूवमेंट अब देख रही हैं, क्या करने की सलाह देंगी क्रूड में मैम? देखिए, जिस तरीके से आज हमने देखा है कि भारतीय बाजार फिर दबाव के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे को एक अच्छा खासा बुल रन आते हुए हमने मार्केट में देखा था, लेकिन स्टिल वहां पर मार्केट से सस्टेन नहीं हो पा रहा और फिर वहां से एक गिरावट देखने को मिल रही है और अभी अहम आंकड़े भी इस वीक रिलीज होने हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी प्रेशर में नजर आ रहा है। और जहां तक आज हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत होते हुए हम देख रहे हैं भारतीय बाजारों में, चाहे वो सोना हो या फिर क्रूड की बात करें, आज प्रेशर के साथ मार्केट खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आज इंट्राडे में प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। और क्रूड में अभी भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाइंग के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सेलो राइस का स्ट्रेटेजी लेकर चले, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटली मार्केट कहीं से भी सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। हमने एक बाउंस जरूर आते हुए देखा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन जो है प्राइसेस एक बार 2900 तक का लेवल आज इंट्राडे में छूते हुए हम देख सकते हैं। ओके, और साथ ही में रूपा जी जो क्रूड में दबाव है, सोने को आप यहाँ पर कैसे देख रही हैं? सोने और चांदी दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहूंगी।
देखिए दोनों में ही आज बिकवाली का ही मंजर देखने को मिल सकता है। जहां तक सोने की बात है, अभी करंट प्राइसेस पे भी हम सेलिंग का कॉल जनरेट कर सकते हैं। 26,680 का प्राइसेस ट्रेड हो रहा है, हमने 700 पे कॉल जनरेट किया है, तो अभी करंट प्राइसेस पर हम बिकवाली करके चल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि नीचे में आज 300 से 400 का गिरावट जो हमें देखने को मिल सकता है। वहीं चांदी भी प्रेशर में नजर आ रही है, तो चांदी में अगर यहाँ से 200 से 300 का बाउंस मिलता है तो वहां पर एक सेलिंग का कॉल बनाना चाहिए 34,600 के आसपास, और हमें एक्सपेक्टेड है कि आज प्राइसेस जो है 34,000 का लेवल नीचे में तोड़ते हुए फिर से देखेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है। एक बाउंस बैक जरूर देखा था हमने मार्केट के अंदर, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बाउंस बैक अभी सस्टेन होगा। अगेन आज मार्केट जो है वो प्रेशर में देखने को मिलेगी, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सो तीनों में यहाँ करिए सेल ऑन राइज, और आपने गोल्ड में सजेस्ट किया 26,900 का स्टॉप लॉस, और साथ ही में चांदी में जो स्टॉप लॉस को फॉलो करने के लिए रूपा जी कह रही है वो है 34,600 का। लेकिन क्रूड, सोना और चांदी तीनों ही दबाव में। लेकिन आज एक कमोडिटी रूपा जी जिसे हमने तेजी के साथ खुलते हुए देखा वो है जीरा। जीरा में क्या स्ट्रैटेजी होगी मैम? देखिए बिल्कुल स्पाइसेस, ओवरऑल स्पाइसेस काफी अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है हमें, और जीरा तो यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है मुझे बाइंग के लिए। तो करंट लेवल्स पर भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर 200 रुपए का डिप मिले तो वहां पर भी हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी तेजी के साथ खुलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इन लेवल्स पर भी बाइंग रिस्की नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आज प्राइसेस 16,000 के ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं। तो अभी करंट लेवल्स पर बाइंग कीजिए, और 16,200 तक के टारगेट के लिए हम इसको इनिशिएट करके चल सकते हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 15,500 का। इस स्टॉप लॉस के साथ हम जीरे में बाइंग का कॉल लेकर चल सकते हैं। आप जैसे कह रही हैं स्पाइसेस में आपको हलचल दिख रही है, हल्दी आपको कैसी दिख रही है? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे हल्दी में? देखिए फंडामेंटली हल्दी भी काफी मजबूत है, और आज तेजी के साथ बाजार ऑलरेडी खुल चुका है। अभी हमने देखा कि 150 पॉइंट ऊपर मार्केट खुला है, तो करंट लेवल्स पर बाइंग ना करें, थोड़ा सा वेट करें। अगर थोड़ा टिप मिले तो वहां पर इसमें बाइंग इनिशिएट करें। हल्दी में अगर कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना चाहता है तो हम काफी बुलिश हैं हल्दी को लेकर, और करंट लेवल्स पर भी मुझे लगता है कि प्राइसेस यहाँ से एक बार ऊपर की ओर जा सकते हैं। और आज जिस तरीके से हमने 150 पॉइंट का अपसाइड देखा है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस में यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की और उछाल देखने को मिल सकता है। तो हल्दी में भी बाइंग की को लेकर चला जा सकता है। शुक्रिया रूपा जी हमारे वक्त निकालने के लिए। स्मृति कमोडिटीज की CEO और MD रूपा मेहता हमारे साथ थी। सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस लेवल्स पर रहेगी नजर, क्या स्ट्रैटेजी रखें आज के लिए ये बताते हुए, लेकिन हम आपको कमोडिटी बाजार का दिन भर देते रहेंगे ताजा अपडेट। फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देने का सिलसिला। मेरे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट्स भी। थर्सडे और फ्राइडे की एक रिलीफ रैली के बाद आज सोमवार को बाजार खुलते ही इनमें गिरावट नजर आ रही है। सेंसेक्स में हम करीब 122 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। 26,260 के ऊपर है बाजार, लेकिन लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी दबाव 7,968 का लेवल, 33 अंकों की गिरावट के साथ। मिड कैप भी प्रेशर के साथ कारोबार कर रहे लाल निशान पर, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए 127 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और आज बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहेंगे जब शाम को जीडीपी के नंबर्स पेश होंगे। इन नंबर्स को बाजार कैसा देखता है, इस पर हमारे खास पैनल के साथ शाम को खास चर्चा देखना ना भूलें। लेकिन फिलहाल बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो बहुत ही फासला कम है। अगर 612 शेयर हैं बढ़ने वाले, तो 688 शेयर है जो गिर रहे हैं, यानी फिलहाल ये डिक्लाइंस की तरफ है। निफ्टी में हम देख रहे हैं वेदांता, भेल, टाटा स्टील, भारती एयरटेल में जबरदस्त दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, एनएमडीसी, टाटा पावर और एचडीएफसी भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के गेनर्स में नाम शामिल है एचसीएल टेक, ल्यूपिन, सिप्ला और गेल का। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसल। निफ्टी में आप क्या आज स्ट्रैटेजी रखेंगे सर, क्या करने की सलाह देंगे आज? साथ ही में गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी हम करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले राकेश जी, निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी रखें सर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। निफ्टी देखें तो पिछले सप्ताह काफी वोलेटिलिटी थी, काफी गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी ने नीचे में
7930 का जब गिरावट में एक सपोर्ट था 7930, 7940 का, उसको क्रैक करा था, उसके ऊपर निकला, 8000 के लेवल्स को भी टेस्ट करा। एज ऑफ नाउ प्रियंका, हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है निफ्टी के लिए नीचे में 7930 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर 7930 के लेवल्स निफ्टी तोड़ता है नीचे में और इसके नीचे क्लोजिंग लेता है, तब एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ प्रियंका, हमने अपने क्लाइंट्स को मिड कैप स्टॉक्स पर नजर रखने को राय दी है, चुनिंदा, जैसे कि डेल्टा कॉर्प, ग्रेन्यूल्स इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लाइफस्पेस। इनमें काफी अच्छी एक्यूमुलेशन से ये 4 स्टॉक्स निकल रहे हैं और हमने इन स्टॉक्स में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। मेरा ऐसा मानना है ट्रेडिंग के नजरिए से फॉर द टाइम बिंग निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, तो यही हम समझेंगे शो में आगे भी राकेश जी कि किसको अवॉइड करें और किसको शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में। जोड़ते हैं अपने दर्शकों को। संजय मेरे साथ हैं चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग संजय जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? मैम, मेरे पास सेरन बायोमेडिसिन के 2000 शेयर हैं, 22.85 के रेट पे हैं, और V2 रिटेल के हैं 500, वो है 84 के रेट पर। जी, अभी क्या करना चाहिए? दोनों में ही आपको नुकसान हो रहा है? हाँ संजय जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। चलिए, तो V2 रिटेल और शेरन बायो अच्छी क्वांटिटी में है इनके पास और नुकसान पर भी मोटे बैठे हुए हैं। राकेश सर, ये दोनों आपको चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? क्या सलाह देंगे संजय चौधरी को यहाँ पर? प्रियंका, अगर हम शेरन बायो की बात करें तो कंटिन्यूस एक बड़ा अंडर परफॉर्मर है। रुझान क्लियरली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। इसमें मेरे को नहीं लगता है शेरन बायो में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म भी बना के स्टॉक में बने रहना चाहिए। मेरी राय होगी इन स्तरों पर या उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो इनका दूसरा काउंटर है प्रियंका, वो भी एक मिड कैप काउंटर है, बट नीचे से उस स्टॉक ने टेक्निकली एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है और स्टॉक ने नीचे में 50 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट किया था। दुर्भाग्य से इन्होंने रैली के टॉप पे अराउंड 84-85 के अराउंड लिया हुआ है। एज ऑफ नाउ तो मुझे स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है प्रियंका। अगर मार्केट संभलती है और मार्केट नीचे में 7900 के लेवल्स को नहीं ब्रीच करता है तो इस स्टॉक में एक रैली बन सकती है। इनका जो स्टॉक है V2 रिटेल, ये हाई रिस्क हाई कैटेगरी में आता है। मैंने राय दूंगा पोजीशन को होल्ड करें, बट नीचे में 55 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक निकलता है तो निकलने की कोशिश करें, एल्स होल्ड करें। स्टॉक में ऊपर में लगता है 94-95 के लेवल 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। और अब प्रेम प्रकाश गुप्ता है मेरे साथ। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? केन इंडिया और टाटा स्टील और वेदांता में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इनका वैल्यूएशन इतना नीचे आ गया है, शेयर मार्केट में इनके प्राइसेस बहुत ही नीचे आ गए हैं, तो पता नहीं चल रहा कि इन शेयरों को रखा जाए या इनको बेचा जाए। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बताएं कि इन शेयरों को हम रखें या इनको बेच दें। चलिए, आपकी परेशानी दूर करते हैं। मेरे साथ हैं जियोजीत BNP पारिबा फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह। गुड मॉर्निंग गौरांग जी, आपने सुना प्रेम प्रकाश जी को लग रहा है कि इन्होंने जिस अच्छे भाव पर खरीदा था अब बार बार इसमें प्रेशर देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे सर केन इंडिया, टाटा स्टील और वेदांता में? शुक्रिया प्रियंका और सुप्रभात। पहले तो आपको तीनों ही शेयर पर हमारी कवरेज है। टाटा स्टील और वेदांता पर हमने रिड्यूस रिकमेंडेशन दी है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आप उछाल पर यहां पर बेच करके निकल जाए, क्योंकि धातु क्षेत्र से जहां पर दोनों ही शेयर्स जुड़े हुए हैं वहां पर ना तो आमदनी के नजरिए से ना ही वैल्यूएशन के नजरिए से, यानी कि मूल्यांकन को लेकर के हमें खरीदारी का नजरिया हमारा बनता है। और हमें लग रहा है कि जहां तक रहा सवाल तिमाही दर तिमाही कमाई का, तो उसके आधार पर मेरे ख्याल से काफी नकारात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। और कुछ स्टॉक्स या तो 52 वीक लोस पर चल रहे हैं, यानी कि न्यूनतम 52 हफ्तों के निचले स्तर पर चल रहे हैं, या तो फिर इन्होंने अपना लाइफ टाइम का नया लो बनाया है। तो दोनों ही धातु क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक है, वेदांता और टाटा स्टील, वहां पर उछाल पर बिकवाली करे। केन इंडिया पर हमारी होल्ड की रेकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पर ये रेकमेंडेशन इस नजरिए से दी है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी मत कीजिए। उछाल पर इस पर भी हमारी बिकवाली की राय है। और अगर ये यहाँ से निकलते हैं तो हमारी राय में विकल्प के रूप में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक ज्यादा बेहतर विकल्प है। हाल ही में हमने हमारे लक्ष्य BPCL और HPCL पर बढ़ाए हैं। BPCL पर 1090 का लक्ष्य बनाया है और HPCL पर 990 का 985 का लक्ष्य बनाया है। और इसके अलावा कहीं अगर ये निवेश करना चाहते हैं तो IT, फार्मा और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, ये 3 सेक्टर हमें काफी अच्छे लगते हैं और यहाँ पर दिग्गजों पर ध्यान दें।
ऑलराइट, तो चलिए गुप्ता जी, न केवल इन्होंने ये बता दिया कि आपके जो मौजूदा स्टॉक है इसमें क्या करें, अपनी पिक्स भी दी है गौरांग ने आपको और इसमें लक्ष्य भी बताए हैं, तो उनका जरूर ध्यान रखें। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेनिंग लीग के अपडेट के साथ। और आपका यहाँ जुड़ते हैं हमारे दर्शक और पूछते अपने शहरों पर सवाल। रामदास जी मेरे साथ है कोल्हापुर से। नमस्ते रामदास जी, बताइए सर, कौन सा शेयर है आपके पास, किस क्वांटिटी में लिया था? नमस्ते मैडम, मेरे पास जेपी पावर है @1000 शेयर @221 रुपीज से। ओके, क्या मैं 2 साल रुक सकता हूँ, लेकिन क्या कॉस्ट आ सकते हैं क्या मैडम उसकी? ओके, लेकिन फिलहाल आपको तो नुकसान हो रहा है 15 रुपए का यहाँ पर शेयर। गौरांग जी, 2 साल का नजरिया है यहाँ पर रामदास जी का जेपी पावर में, क्या सलाह देंगे सर, कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? देखिए प्रियंका, पहले तो रामदास जी को मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपनी पूंजी बचाना सीखे शेयर मार्केट में और आप अपना रिस्क एपेटाइट पहले भांप लें। 21 रुपए पर आपने खरीदा है स्टॉक और भाव है 6 रुपए का, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी पूंजी कितनी कम हो गई है। और अब आप यहाँ पर अब भी निवेशक हैं ये सोच करके कि हाँ कभी ना कभी ये स्टॉक आपको रिटर्न देगा। तो प्रियंका, अगर 6 रुपए का भाव है तो जब तक ये 3 या 4 गुना नहीं बढ़ेगा, इनको ना तो इनके जो पूंजी है वो वापस आएगी, ना पूंजी के ऊपर मुनाफा। और जो सूरत हाल में स्टॉक काम कर रहा है और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं और जो इस तरह के से डेट को लेकर के सवाल या निशान लगे, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द ये यहाँ से 8 या 10 रुपया भी जाएगा। ये मेरा अंदाजा है, शायद मैं गलत हो सकूं। आप निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जांच करें। पहले तो आप अपना रिस्क एपेटाइट तय करें और उसके बाद निवेश करें, और अगर रिस्क एपेटाइट के आसपास आ जाता है तो आप अपना नुकसान भुगत करके निकल जाए। यहाँ से जितनी हो सके उतनी जल्दी निकलने की राय होगी। और अगर यहाँ से निकलते हैं तो 2 साल के गौरांग जी आपको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर रामदास जी को? प्रियंका, मैं सजेस्ट तो करना चाहूंगा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी पूंजी कम हुई है, मेरे ख्याल से मैं इनकी पूरी पूंजी तो नहीं लौटा सकूंगा, लेकिन नुकसान कम हो वो बिल्कुल मैं इनको भरोसा दिला सकता हूं। और उसी रूप में आप चाहे तो यहाँ पर डिश टीवी पर निवेश करें। मौजूदा स्तर करीबन 103 या 104 का आसपास है, बेग पार्डन, और हमने हमारे लक्ष्य हाल ही में बढ़ाए 130 तक के लक्ष्य किए, तो हो सकता है जो नुकसान हो रहा हो उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए। और अब हुसैन जी का सवाल सुनते हैं। मेरे पास ICICI के शेयर्स है @310, तो मुझे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? मेरा लक्ष्य 3 से 5 साल का है। ओके सर, लंबा नजरिया इनका ICICI में 200 शेयर हैं, 310 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी। अभी फिलहाल इन्हें इसमें नुकसान जरूर हो रहा है। गौरांग जी, ICICI बैंक आपको कैसे दिखती है? 2 से 5 साल कहा हुसैन जी ने, ये रहना चाहते हैं इसमें? प्रियंका, पहले तो डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से कि हमने यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है और यही राय हमने अब भी बरकरार रखी है। और हुसैन भाई साहब को मैं ये राय बिल्कुल दूंगा कि अगर आपके पास 310 या 320 आसपास का आपका पहला निवेश है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और आपका नजरिया 1.5 साल का है, तो इस स्तर पर या गिरावट पर और जोड़ सकते हैं, या तो जितनी क्वांटिटी है उतनी या फिर आधी क्वांटिटी जोड़े। जिस प्रकार से सुधार हो रहा है तिमाही दर तिमाही, हमें लग रहा है कि जो खराब पहलू था आमदनी का वो अब गुजर चुका है और अब ऐसा वक्त आया है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको तिमाही दर तिमाही सुधार होते हुए नजर आएगा। दूसरा एक सकारात्मक पहलू ये है कि गवर्नर साहब ने बयान दिए हैं जैक्सन होल में कि ब्याज दरों की कटौती का जो सिलसिला चला था वो खत्म नहीं हो चुका है, आने वाले समय में और कटौती होगी और हमारे हिसाब से कम 2 कटौती होनी चाहिए दिसंबर 2015 तक 25 बेसिस पॉइंट के रूप में। ये दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लक्ष्य करीबन 380-385 का बना करके चल रहे हैं। बने रहे और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं और किसी को नए सलीके से निवेश करना है प्रियंका, तो इस तरह पर हम ये भी कवायद करेंगे कि आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। और अब अमित जुड़ रहे हैं मोगा पंजाब से। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास इसार शिपिंग लिमिटेड की शेयर्स हैं। 22 रुपए के एवरेज प्राइस पे मैंने उसे बाई किया था
तो और एक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके 20 शेयर है मेरे पास, 277.65। इसके एवरेज प्राइस से मैंने इसको बाई किया था। हिसार शिपिंग लिमिटेड के 100 शेयर हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी होल्ड करूँ या फिर जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए। ओके, सो फिनोलेक्स में आप मुनाफे पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा शिपिंग आपने जिस भाव पर खरीदा था उससे नीचे है शेयर अभी। राकेश जी बताइए, अमित जी के लिए क्या सलाह होगी? ऐसा शिपिंग और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपको चार्ट पर कैसे दिखते हैं सर? प्रियंका, पहले एसआर शिपिंग की बात करते हैं। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्टॉक ने बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा और इन्होंने जैसे कहा कि जैसी मार्केट की स्थिति है, एसआर शिपिंग को अगर देखें तो जब मार्केट की स्थिति अच्छी थी, जब रैली भी बनी हुई थी और एक सबका कॉन्फिडेंस था, उस समय भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करा। मेरी राय में एसआर शिपिंग में इन स्तरों पर या उछाल पे निकलने की राय होगी। जो इनका दूसरा काउंटर है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई है, एक अच्छी रैली दिखाई है। रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 240 245 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। मेरा ऐसा मानना है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ एसआर शिपिंग से निकलने की राय रहेगी। लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, साथ ही इंडियन ट्रेनिंग लीग के अपडेट के साथ भी हम हाजिर होंगे। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस पर नजर। चीन की चिंता में दूसरे एशियाई बाजारों की तर्ज पर लाल निशान पर घरेलू बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में अभी हल्की गिरावट के साथ कारोबार, हालांकि मिड कैप शेयरों में दिख रही है खरीदारी। सितंबर में दरें बढ़ाने को लेकर असमंजस में है यूएस फेड। वाइस चेयरमैन स्टैनली फिशर ने कहा, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर नजर, बाजार के उतार चढ़ाव पर ब्रेक लगना भी जरूरी। We've cut interest rates 3 times this year and we're still in accommodative mode. We'll look at the data as it comes in and take a further view. आरबीआई गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती के संकेत, कहा महंगाई में उम्मीद से ज्यादा आई कमी, दरों में कटौती की है गुंजाइश। पहली तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ गिरकर 10% के नीचे पहुंची। आरबीआई डेटा के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ 20 साल के निचले स्तर पर। आज आएंगे पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े। पिछले साल के 6.7% के मुकाबले इस साल पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की उम्मीद। जेपी मॉर्गन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम के भुगतान आंशिक रूप से रोक दिए हैं। क्या है इसकी वजह बताने के लिए मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। ये 2 स्कीम कौन कौन सी है और जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड ने भुगतान पर रोक क्यों लगाई है आखिर? देखिए, 28 तारीख से जिन 2 स्कीमों के भुगतान पर जेपी मॉर्गन की ओर से रोक लगाई गई है, ये दोनों डेट स्कीमें हैं और ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के डेट पेपर पे निवेश करने वाली ये दोनों स्कीमें हैं जिनके ऊपर रोक लगाई गई है। एक का नाम है जेपी मॉर्गन इंडिया ट्रेजरी फंड और दूसरा है जेपी मॉर्गन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड। इन दोनों स्कीमों पर ये रोक लगने की जो एक वजह हमें समझ में आ रही है वो ये है कि इन दोनों स्कीमों में कुल मिलाकर इनके कुल फंड का करीबन 7% एमटेक ऑटो में लगाया गया है। एक स्कीम का तो 15% एमटेक ऑटो में लगा हुआ है, जो अपने आप में एक सरप्राइज है क्योंकि आमतौर पे किसी भी फंड में ऐसा एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं, पिछले हफ्ते ही रेटिंग एजेंसीज ने इसकी रेटिंग घटाई थी। उसके पहले स्टॉक तेजी से गिरा था, तो जाहिर है कि कंपनी दिक्कत में है और अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रही है। तो इनके डेट स्कीम में या डेट पेपर्स में अगर किसी ने पैसे लगाए हों, चाहे वो एक आम इन्वेस्टर हो या फिर म्यूचुअल फंड्स, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। यही वजह है कि इस तरह की एक रोक लगानी पड़ी है। जेपी मॉर्गन की जो ये रोक है उसके मुताबिक एक दिन में आप फंड का 1% तक विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर ये पूरी स्कीम 450 करोड़ रुपए है उस स्कीम के अंदर टोटल फंड, तो उसमें से 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता। तो इसमें खास तौर पे काफी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं और वो एक तरह से अटकते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि अगस्त के महीने में ही यानी इसी महीने में कुछ दिनों पहले ही
म्यूचुअल फंड्स की जो संस्था है एमफी, उसके जरिए सेबी ने एक मैसेज भेजा था सारे ही फंड्स को कि वो अपने डेट एक्सपोजर को रिव्यू करें और जो घटिया क्वालिटी के पेपर्स हैं उनको रिडीम करें या उनको कम से कम आगे रिन्यू ना करें। ये एक चेतावनी सेबी ने समय रहते दी थी। अब लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि शायद कुछ और भी फंड्स ऐसे हो सकते हैं डेट स्कीम में जिनके पैसे अटकते हुए नजर आए। आपको हम याद दिला दें कि 2008 पे ऐसी ही दिक्कत नजर आई थी, जब खास तौर पे उस समय जो कंपनियां अटकी थी वो रियल एस्टेट की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि स्टील सेक्टर खास तौर पे अटक सकता है। कुछ बड़ी इंफ्रा कंपनियां हैं जिनके पेपर्स अटकते हुए नजर आ सकते हैं और इस वजह से एक संकट बढ़ने के संकेत है फिलहाल, जिसका एक उदाहरण हमें मिल रहा है। शुक्रिया प्रदीप इस सारी जानकारी के लिए। और सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। आईटीएल में कमाई का सिलसिला दिनों बर दिन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता ही जा रहा है और अगर आप पिछले हफ्ते के रिटर्न्स देखेंगे जिसपे हमने विनर चूज किया वो जबरदस्त है। तो मेन ट्रेडिंग बोर्ड पर हम नजर डालें तो मधु वैद्य एकदम ऑब्वियस विनर है, 650% की बेहतरीन कमाई इन्होंने करी है। परवीन कुमार सेकंड नंबर पे है, 400% से ज्यादा की कमाई की है। बहुत जबरदस्त रिटर्न माने जाएंगे कि इस वोलेटाइल मार्केट में लोग कमाई कर रहे हैं। विमेन्स बोर्ड में आप जाइए, मधु वैद्य यहाँ पे भी लीडिंग पोजीशन पे है, 647% कमाई और अर्चना विनायक दंडवते 204% की बेहतरीन कमाई यहाँ पे करके चल रही है। कमोडिटी में भी लोग पीछे नहीं है क्योंकि वहां की वोलेटिलिटी का फायदा उठाया और हरिपाल 161% की बेहतरीन कमाई की है और क्रूड में जिस तरीके का मोमेंटम था डेफिनेटली वो इनके ट्रेड में काफी बेहतर रहा हुआ है। हमेशा हम ट्रेडर में लीग में जो है जो विनर होता है उससे हम बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रनर अप से, परवीन कुमार से, जो हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं और जिन्होंने बहुत ही शानदार कमाई करी है। जानना चाहेंगे हम प्रवीण कुमार से। प्रवीण जी, आप हमारे साथ लाइन पे, आपको बहुत बधाई और आपने इतना शानदार रिटर्न इस मार्केट में कमा के दिखाया जो साबित करता है कि अगर आप स्किल का इस्तेमाल करें तो कमाई दूर नहीं है। हमें बताइए क्या स्ट्रेटजी ली आपने? मुझे लग रहा है कि निफ्टी आप लॉन्ग करके चले थे। नहीं सर, मैंने शॉर्ट किया था सर जी, क्योंकि चीन का संकट मुझे बड़ा लगा था और जो डॉलर जो बढ़ रहा है उसके कारण मार्केट डाउन आ रहा है सर। ये डॉलर का जो प्रॉब्लम मुझे बड़ा लग रहा है सर, तो इसलिए मैंने शॉर्ट करके चला था सर। इसमें शॉर्ट करके निफ्टी चला। कोई स्टॉक्स भी आपने लिए थे? सर मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था। अच्छा, किस में? पुट ऑप्शन लिया सर मैंने निफ्टी का। और काफी में ट्रेड किया, सभी में मैंने पुट ऑप्शन ही लिया ज्यादातर। अच्छा, सब में बिकवाली करके आप चले थे और हाँ, आपको ऐसा लग रहा था कि बाजार कमजोर होगा, उसके बाद एक बेस बनाया। तो अभी वो सारी पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ कर दी कि अभी भी कुछ एक में बने हुए हैं? नहीं, अभी पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी है सर और अभी दूसरा पोजीशन अभी लिया है, वैसे शॉर्ट ही किया है अभी भी। अच्छा, अभी भी आपको लगता है कि बाजार और नीचे की तरफ जाएगा? अभी बाजार ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं लग रहा सर, लेकिन अभी 2-3 दिन के लिए लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। 2-3 दिन का व्यू उनका है कि और नीचे जा सकता है। तो प्रवीण जी, एक चीज और बताइए कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग में ही है या कुछ और भी करते हैं, उसके साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं? सर मैं सर्विस करता हूँ। वैसे कहाँ सर्विस करते हैं? मैं गोवा में सर्विस करता हूँ, ड्राइव करता हूँ गाड़ी, तो ज्यादा टाइम गाड़ी नहीं चलाना पड़ता। हाँ। तो इसलिए तो मैं खाली रहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए, खाली समय का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है कि आप खाली समय का इस्तेमाल करते इतनी जबरदस्त कमाई करते हैं। प्रवीण जी, आपको बहुत बधाई फिर से एक बार कि आपने इतनी शानदार कमाई करी और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों और हफ्तों में आप और बेहतरीन कमाई यहाँ पे करके चल सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यह असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह।
आईटीएल के ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव का कहना है कि अगर कंपनी का बेस अच्छा हो तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। उनके मुताबिक निवेशकों को कंपनी का प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। हर एक को अच्छा लगता है पैसा बनाना, किसी को बुरा तो नहीं लगता। जीवन ऐसा है, जब बात हुई ब्रांड एम्बेसडर की तो मुझे आधे रास्ते लगा कि नहीं, ये गलत है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा लगा कि ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनना ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना अच्छा लगता है। हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैंने बोला ब्रांड एम्बेसडर आपको फ्री दी, लेकिन मैं तो स्टॉक उठाऊंगा आपकी कंपनी में, मैं तो ओनर बनूंगा। तो बड़ी एक दूसरे से लड़ाई हुई, अच्छी तरह, अच्छी चीज के लिए कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं वही मैंने अपने साथ किया। एक कंपनी का देखा, एक पूरा प्रोफाइल देखा, और प्रोफाइल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि लॉन्ग रन में इस कंपनी का बेस बड़ा अच्छा है, और जब बेस अच्छा होता है तो फिर रिजल्ट बड़े बेहतर होते हैं। वेलकम बैक। सौदा आपका में शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं आरती ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और जियोजीत बीएनपी परिवार फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी गौरांग शाह। सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश, गुड़गांव से ये हमें फोन कर रहे हैं। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं जानना चाहता हूँ, मैं 20,000 तक का निवेश करना चाहता हूँ, कौन से सेक्टर में निवेश करूँ? अच्छा, और ये आप लंबे समय के लिए वहां पर रहना चाहते हैं, राइट? हाँ, लंबे समय के लिए। ओके, सो ट्रेडिंग पर नजर नहीं है। मुकेश जी की नजर है कि 20,000 रुपए कहां लगाएं लंबी अवधि के लिए। गौरांग जी, क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने बहुत सारे पिक्स दिए हैं, उन्हीं में से कोई चुनकर इन्हें बताएंगे या कुछ नए निवेश, कुछ नए स्टॉक्स पर भी आप सलाह देंगे यहाँ मुकेश जी को? देखिए प्रियंका, पहले तो पूरी पूंजी एक ही सेक्टर में नहीं लगानी चाहिए हमारे हिसाब से, और आपको अपना जो निवेश है उसको बांटना चाहिए हिस्सों में, और वो हर एक हिस्सा आपको अलग अलग क्षेत्रों में लगाना चाहिए दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए, और नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखें। और मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मौका है, जिस तरीके से हमने करेक्शन देखा है, संभव है कि आने वाले समय में आपको थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिले। 20 लाख रुपए एक ही समय पर इस स्तर पर न लगाए। कुछ स्टॉक्स है जिसका मैं जिक्र करूंगा, ये चाहे तो अपने कलम और कागज सामने रख सकते हैं। सन फार्मा, एक्सिस बैंक, L&T, अल्ट्राटेक, BPCL, इन्फोसिस, HUL, मारुति और भारत फोर्ज। इसके साथ साथ SBI और LIC हाउसिंग। तो ये मेरे ख्याल से करीबन 10 या 12 स्टॉक का एक पर्चा है, एक सूची है। इन सभी में आप चाहे तो अपना जो 20 लाख रुपए है उसको आप 2-2 लाख या 2.5 लाख में बांट दें, और हर एक हिस्सा चाहे तो अभी इस स्तर पर आप 15, 20, 25%, 30% तक निवेश करें, और जब बाजार में और थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो बाकी के जो क्षेत्र और स्टॉक्स हमने सुझाए हैं वहां पर निवेश करें, लेकिन ध्यान दिग्गजों पर रखें, पहली बात। दूसरी बात, आपको कितना अपने निवेश के ऊपर रिटर्न चाहिए वो अभी तय कर ले, और जब भी वो रिटर्न मिले आप अपना मुनाफा बांध लें। और अब अशोक बसंतानी जी जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए अपने शेयर में, कौन सा शेयर इनके पास है। सुनते हैं अशोक जी का सवाल। मुझे कावेरी सीड्स के बारे में पूछना है कि उसका फ्यूचर क्या है। ओके, सो कावेरी सीड में इन्हें क्या करना चाहिए? राकेश सर, इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं, क्या सलाह देंगे यहाँ अशोक जी को कावेरी सीड में? सर प्रियंका, अगर हम टेक्निकली देखें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, और हम देखें तो वायदा बाजार में आने के बाद स्टॉक में 715 रुपए का क्रिटिकल सपोर्ट था,
उसको तोड़ा और उसके बाद इसमें एक वी शेप फॉल देखने को मिला। इन्होंने ये नहीं बताया इन्होंने ऑलरेडी निवेश करा है कि नहीं करा है। अगर इसी स्पेस में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कावेरी सीड से बेहतर विकल्प पीआई इंडस्ट्रीज है। काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर है और पीआई इंडस्ट्रीज का। और अगर हम देखें जिस तरीके की वोलेटाइल मार्केट है और जिस तरीके का बुलिश चार्ट पैटर्न पीआई इंडस्ट्रीज का है, मेरा ऐसा मानना है एज कम्पेयर टू कावेरी सीड्स पीआई इंडस्ट्रीज एक बेहतर विकल्प है। कावेरी सीड्स को अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। और अब शामिल करते हैं विनय भारद्वाज जी के सवाल को, जो जानना चाहते हैं ट्राइडेंट में क्या करना चाहिए इन्हें। नैनीताल में रहते हैं विनय भारद्वाज जी और ट्राइडेंट के 500 शेयर हैं इनके पास, 40 रुपए के भाव पर खरीदारी की है, ₹1.40 का अभी नुकसान हो रहा है। राकेश सर आपसे पूछना चाहूंगी ट्राइडेंट आप कैसा दिखता है चार्ट्स पर, भारद्वाज जी को क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए प्रियंका, इनको नुकसान जरूर हो रहा है बट चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने इतनी खराब मार्केट हुई है पीछे, तभी टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। खरीद महंगी है, इन्होंने एकदम पीक पे स्टॉक को खरीदा है। नीचे में मुझे 30 रुपीज से लेकर 33 रुपीज स्टॉक का एक अच्छा बेस लगता है। मेरी नजर में स्टॉक में इनको बने रहना चाहिए। अगर इस साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मेरे को लगता है 48 रुपीज 50 रुपीज के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और अब ललित जी से बात करते हैं, ओडिशा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग ललित, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? मेरा सिंटेक्स का 94 का वैल्यू में 200 शेयर है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, ये अच्छा रहेगा क्या? ओके, आपकी खरीद के आसपास ही है फिलहाल सिंटेक्स, हम देख रहे हैं इन्होंने 94 रुपए में खरीदारी की है, 94 रुपए 85 पैसे के आसपास है। तो और आप जी सिंटेक्स लंबी अवधि के लिए अच्छा चुनाव है? डिस्क्लोजर यहाँ पर प्रियंका हमारे तरफ से कि हमारी कवरेज है और हमने साल 1.5 साल के नजरिए से लक्ष्य करीबन अगर मेरी याददाश्त सही है तो 125-130 के आसपास निर्धारित किए हैं। नतीजे को लेकर के थोड़ी असमंजस स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन वो हम मानते हैं कि शायद 1 या 2 तिमाही के ऊपर इसका एक नकारात्मक सा रुझान बना रहे। लंबी अवधि के निवेश अगर आपके लिए आपके पास है तो बने रहें। स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल और एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट, ये सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि जो नकारात्मक परिस्थिति तिमाही नतीजों में पैदा हुई थी वो धीरे धीरे करके ओझल होती हुई नजर आएगी और सुधार निश्चिंत है यहाँ पर। तो लंबी अवधि का नजरिया बने रहें। 90 के अगर नीचे जाता है और मौका मिलता है तो आप यहाँ पर और भी जोड़ सकते हैं। और राम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं हमारे दर्शक, शेयरों से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं। अनिल गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने स्टॉक में, कौन सा स्टॉक है अनिल जी के पास, सुनते हैं अनिल जी की जुबानी। मैंने इस हेडलबर्ग सीमेंट के शेयर 75 रुपीज में 500 खरीदे हैं, अभी वो थोड़ा कम है, तो क्या करना चाहिए? ये रखना चाहिए या क्या लेवल पे निकालना चाहिए? राकेश सर, हेडलबर्ग सीमेंट कैसा लगता है आपको? यहाँ बता रहे थे अनिल जी कि इनके पास 500 शेयर है, 75 रुपए के प्राइस पर खरीदारी की है। देखिए प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक ने 95 तक की एक रैली दिखाई थी, रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन एंटर करा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक ने शायद 60 रुपीज के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है और स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक लगता है। मेरा ऐसा मानना है साल से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो 95 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के लेवल्स मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अब अगला सवाल औरंगाबाद के आकाश जी का है और ये जानना चाहते हैं कि इन्हें पोलारिस अच्छा लगता है, क्या मौजूदा लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं पोलारिस में? आकाश का ये सवाल है और मैं गौरांग सर आपसे पूछना चाहूंगी पोलारिस में क्या ये सही लेवल्स है एंट्री के लिए? अभी आकाश को क्या सलाह देना चाहेंगे? 169 रुपीज 80 पैसे के आसपास है पोलारिस कंसल्टिंग अभी। प्रियंका, पोलारिस पर तो मेरे हिसाब से हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आईटी अगर मझौले आईटी क्षेत्र में मझौले शेयर्स में आपको निवेश करना है तो हमारी राय में माइंट्री टेक महिंद्रा एक बेहतर विकल्प है।
या फिर ये करेक्शन जो आया है उसमें दिग्गज में जिस साल के तौर पर इन्फोसिस या फिर HCL टेक, तो ये 4 में से कोई भी एक स्टॉक चुने। ओके राकेश, पोलारिस अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बताएंगे आपको कैसा दिखता है? क्या 169 रुपीज पर इसमें एंटर करना चाहिए आकाश जी को? देखिए प्रियंका, अगर निवेश का नजरिया है और नजरिया 1.5 से 2 साल का है तो डेफिनेटली इन स्तरों पर एक गिरावट पे बाइंग करनी चाहिए। नीचे में देखें तो 125 से लेकर 130 स्टॉक का मुझे एक बेस लगता है, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर 1.5 से 2 साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि निवेश करने लायक स्टॉक है ये। ओके, सो पसंद आ रहा है यहाँ पोलारिस राकेश जी को, निवेश करने के लिए एक अच्छा चुनाव हो सकता है। और अब बात करते हैं पवन से, कोटा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ पवन शर्मा जी। नमस्ते सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने 111 में लगभग 1.5-2 महीना पहले हिंडाल्को लिया था, तो अभी मैं इसको छोड़ूं या इससे निकल जाऊं? और इसकी जगह मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो किस पे इन्वेस्ट करूं, थोड़ा आइडिया बताइए। चलिए, तो पवन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं 29.70 रुपए पर शेयर के नुकसान पर। राकेश सर, हिंडाल्को का चार्ट कैसा दिखता है? क्या ये लॉस इन्हें बुक ही करना पड़ेगा? और साथ ही में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और भी सुझाइए पवन जी के लिए, क्या अच्छा लग रहा है आपको इस बाजार में अभी? प्रियंका, हिंडाल्को की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। जिन स्तरों पर इन्होंने लिया था तब भी रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का था। मेरी राय में किसी भी उछाल में इन्हें हिंडाल्को से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, ट्रेडिंग का नजरिया है, 2 से 3 महीने का नजरिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा लाइफ स्पेस, डेल्टा कॉर्प, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एस्ट्रा पॉली, पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स 4-5 स्टॉक जो मैंने बताए हैं, इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और मुझे लगता है 2 से 3 महीने में मौजूदा स्तरों से एक अच्छा इजाफा इनमें देखने को मिल सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, ये सब स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी अभी लास्ट वीक रिकमेंड करे हैं बाइंग करने के लिए। ओके, और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे आपके और भी सवालों को, जिसका जवाब दे रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। हमने जो एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी बाजारों की, उससे उभरते हुए बाजार अब दिख रहे हैं। सेंसेक्स में हम करीब 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट सुबह देख रहे थे, लेकिन अब 32 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में कारोबार हो रहा है। वहीं निफ्टी 8000 पर है। बहुत ही अभी फ्लैट कारोबार है, लेकिन हाँ, सुबह के मुकाबले अब निफ्टी हरे निशान के जोन में आते हुए जरूर यहां पर नजर आ रहा है। मिड कैप में भी खरीदारी लौटते हुए 21 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी जो बेहद दबाव के साथ खुले थे, आज अब 65 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 720 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और गिरने वाले इनके मुकाबले 636 शेयर हैं। हालांकि फासला बहुत कम है, लेकिन हाँ, फिलहाल एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। निफ्टी में पीएनबी, ल्यूपिन, गेल और HCL टेक, ये कुछ काउंटर्स है जहां अच्छा कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। हरे निशान पर BPCL, सिप्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा और येस बैंक भी शामिल हैं। लेकिन निफ्टी के लूजर्स में, यानी वो शेयर्स जहां दबाव है, और सुबह से ही हम देख रहे हैं वेदांता दबाव के साथ खुले थे, अभी भी दबाव में। भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, भेल, ये सभी काउंटर्स फिलहाल दबाव में। लेकिन अब रुक करते हैं आपके सवालों का। मनीष है मेरे साथ सूरत से। गुड मॉर्निंग मनीष जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं सर आप? हाँ जी मैडम, मैंने HBL पावर 500 शेयर 40 रुपए के भाव से खरीदे हुए। तो उसमें शॉर्ट टर्म का मेरा नजरिया है। तो और आपको अभी 85 पैसे के आसपास पर शेयर नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ रहा है मनीष जी। चलिए समझते हैं राकेश सर से कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है मनीष जी का यहाँ पर। राकेश सर, HBL पावर सिस्टम आपको कैसी दिखती है चार्ट्स पर, क्या बताना चाहेंगे यहाँ मनीष को? देखिए प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने 48 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट लिया था, बट जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई और एक ग्लोबल मेल्टडाउन देखा, उस करेक्शन में स्टॉक के अंदर भी 44 रुपीज का एक अहम सपोर्ट टूटा और स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। जिस तरीके से इन्होंने बताया इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, इमीडिएट ट्रेडिंग का नजरिया है, तो मैंने राय दूंगा कि किसी भी उछाल में स्टॉक इनकी खरीद के आसपास आने का पोटेंशियल रखता है, निकलें। बट अगर ये बेहतर होगा, अगर इन्होंने स्टॉक को चुना है, अगर इसी स्टॉक के अंदर अगर 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं,
जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है और 60-65 के लेवल्स भी शायद देखने को मिले। लंबी अवधि का नजरिया बनाते हैं तो बेहतर होगा और पोजीशन को होल्ड करें। और अब मुरली है मेरे साथ, आंध्र प्रदेश से ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मुरली, बताइए सर, कौन सा शेयर है आपके पास? आमटेक ऑटो मैडम। अच्छा, कितने शेयर है मुरली जी? 200 शेयर है। ओके, और आपकी खरीद का भाव हमें जो पता है 129 रुपए, एम आई राइट सर? हाँ मैडम। ओके, और बहुत नुकसान हो रहा है, 76 रुपए 75 पैसे के नुकसान पर यहाँ मुरली बैठे में हैं। 200 शेयर्स होल्ड करते हैं ये एमटेक ऑटो के। गौरांग सर, एमटेक ऑटो काफी खबरों में भी छाया रहा है ये स्टॉक, वैसे कंपनी नेगेटिव खबरों में रही है। अभी आप क्या करने की सलाह देंगे मुरली जैसे लोगों को जो इसमें निवेश करे हुए हैं? प्रियंका, इस पर्टिकुलर कंपनी पर तो कवरेज नहीं है तो मैं स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से नकारात्मक खबरों में रहा है ये स्टॉक, तो आपको अपने निवेश के ऊपर थोड़ी जानकारी और बराबर इसको ट्रैक करना चाहिए। आई डोंट थिंक मैं ज्यादा यहाँ पर बुनियादी तौर पर टिप्पणी कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, और अक्सर लोग ऐसे फंस जाते हैं प्रियंका इस तरीके से कॉर्पोरेट, और मेरे ख्याल से खबरों में काफी लंबे समय से रहा है ये, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने निवेश के ऊपर। एब्सोल्युटली फेयर इनफ सर, आपकी कवरेज नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एमटेक ऑटो को लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के जिस तरह के इश्यूज रहे हैं, इसके बाद हमने इस स्टॉक को काफी प्रेशर में देखा है। राकेश सर, एमटेक ऑटो चार्ट पर ये आपको कैसा दिखता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पर मुरली जी को, इनकी खरीद का भाव 129 रहा है और अब देखिए 52 रुपए पर है, क्या सलाह देंगे आप? प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक कंटिन्यूसली नए लोज लगा रहा है, सेल ऑन रैली वाला काउंटर है, और जिस तरीके से अभी गौरांग ने भी राइटली मेंशन करा, आप निवेश करते हैं तो देखना चाहिए। और काफी समय से प्रियंका स्टॉक नेगेटिव खबरों में है, अगर उस समय भी कोशिश करी होती तो नुकसान काफी कम होता। मेरी राय में किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, एवरेजिंग तो बिल्कुल भी ना करें निचले स्तरों पर। ओके, सो एब्सोल्युटली एग्जिट की सलाह यहाँ एमटेक ऑटो पर, और दोनों ही राकेश जी और गौरांग ने काफी सारे पिक्स दिए हैं, उनमें आप मुरली कुछ चुन सकते हैं। लेकिन एक नजर बाजारों पर यहाँ, और अच्छी बात यह है कि बाजार वापस ग्रीन जोन में आते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में हम 15 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, 26,407 पर हो रहा है कारोबार यहाँ। निफ्टी भी अब 8,000 के लेवल को क्रॉस करके 8,012 पर है, और लगातार हम देख रहे हैं ये बढ़ते ही जा रहा है। 11 अंकों की बढ़त यहां पर है। मिड कैप 44 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 90 अंकों की मजबूती दिखा रहे हैं, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह से ही ज्यादातर डिक्लाइन की तरफ था, एडवांसेस की तरफ है। 777 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, 594 शेयर हैं जो गिर रहे हैं। निफ्टी में पीएनबी, गेल, ल्यूपिन, एचसीएल, चेक, इन सब में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, और इसी तेजी में येस बैंक, बीपीसीएल, सिप्ला, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब जुड़ गए हैं। तो बाजार वापस ग्रीन जोन में आते हुए, और उम्मीद करते हैं आज का दिन ऐसा ही निकले। लेकिन अब कमलेश है मेरे साथ अकोला से। कमलेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरे पास जैन इरिगेशन है 1000 शेयर एट द रेट 60 रुपीज पे, और मुझे पीटीसी में फाइनेंस में भी इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अच्छा, और जैन इरिगेशन में भी ये जो 1000 शेयर्स आपने लिए हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए ना सर? यस मैम, यस मैम। ओके, सो कमलेश जी का सवाल रखते हैं गौरांग के सामने। गौरांग जी, जैन इरिगेशन और पीटीसी फाइनेंस में ये निवेश करने का मन बना रहे हैं, कैसे दिखते हैं ये दोनों आपको सर? प्रियंका, जैन इरिगेशन पर तो कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात इनको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये यहाँ से अगर निकलने का मन बनाते हैं तो मेरी राय में बेहतर विकल्प है बाजार में। अगर आप ऐतिहासिक परफॉर्मेंस देखे जैन इरिगेशन का, इतना कुछ सकारात्मक हमें नजरिया दिखता नहीं है, ना ही तिमाही दर तिमाही, साल दर साल जो नतीजे आते हैं इस कंपनी के वो भी ज्यादा हमें उत्साह करते हैं। तो अगर ये मन बना लेते हैं यहाँ से निकलने का, और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स में जो इनका सवाल है, मेरी राय में दो विकल्प मैं इनको दूंगा। एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है टाटा मोटर्स का शेयर या डीवीआर। यहाँ पर आप निवेश करें, लंबी अवधि का नजरिया रखें तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है अपने निवेश के ऊपर लंबी अवधि के नजरिए से।
ओके राकेश सर, आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, पीटीसी इंडिया फाइनेंस में कमलेश जी निवेश भी करना चाहते हैं और जैन इरिगेशन आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? 60 रुपए पे खरीदारी की थी कमलेश जी ने, 58 रुपए के आसपास है अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सजेस्ट करेंगे जैन इरिगेशन, साथ ही पीटीसी इंडिया में क्या एंटर करें अभी? प्रियंका, अगर पहले जैन इरिगेशन की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, रुझान कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है, बीच बीच में पुल बैक रैली आती है। जैसा भी गौरांग ने भी मेंशन करा, मैं भी इसी ओपिनियन का हूं कि जैन इरिगेशन से तो निकल जाना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। मार्केट में दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, फ्रंट लाइन में मिड कैप के अंदर काफी स्टॉक्स इस शो के दौरान बताए गए हैं। मिड कैप के अंदर अगर हम देखें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लाइफस्पेस काफी अच्छे लगते हैं, जैन इरिगेशन से निकलना चाहिए। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की भी बात करें, पीछे हमने एक रैली देखी थी 25 रुपए से, एक नॉन स्टॉप रैली देखी थी 70 रुपीज तक की। हालांकि स्टॉक में मौजूदा स्तरों से मुझे लगता है डाउनसाइड कैप्ड है, 35 रुपए से लेकर 40 रुपए के जो स्तर हैं वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। बट मुझे एज ऑफ नाउ चार्ट देख के लगता नहीं है कि अगर ये इसके अंदर निवेश करते हैं तो मार्केट का कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जैसे भी गौरांग ने 2 शेयर बताया, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स डीवीआर, दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक की बजाय अगर ये आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स में निवेश करते हैं, टाटा मोटर्स का डीवीआर लेते हैं, तो एज कंपेयर टू पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। राकेश बंसल और गौरांग शाह मेरे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में हम तेजी लौटते हुए देख रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं कोटा से डीएम शर्मा। नमस्ते शर्मा जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर हमारे पास एसबीआई का शेयर है मैडम, और एक पावर अडानी का है। 100 शेयर है इसके, एसबीआई के और आईसीआई के। अदानी एंटरप्राइजेस के भी 100 शेयर है, राइट सर? जी मैडम। जी जी जी, तो चलिए, एसबीआई आपने खरीदारी की 280 रुपए पर, नुकसान हो रहा है आपको 29 रुपए 35 पैसे का यहाँ पर। अदानी आपने खरीदा है 105 रुपए पर, यहाँ पर भी नुकसान पर ही बैठे हुए हैं। गौरांग जी, क्या आपकी कवरेज है? और एसबीआई और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में ही यहाँ पर नुकसान हो रहा है शर्मा जी को, क्या सलाह देंगे इन दोनों ही कंपनियों पर सर? एसबीआई में कवरेज है, बने रहे। लक्ष्य करीबन 345 का हमने तय किया साल 1.5 साल के नजरिए से, और अगर निवेश लायक पूंजी है तो आप आधी क्वांटिटी एवरेज भी कर सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पर हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। राकेश सर, अदानी एंटरप्राइजेस 105 रुपए की खरीद का भाव रहा है, नुकसान हो रहा है ऑलमोस्ट 27 रुपए के आसपास का। 100 शेयर्स हैं, क्या करने की सलाह देंगे सर? कैसा है ये चार्ट इसका अदानी का? प्रियंका, अदानी का अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 70 रुपीज, यहां से थोड़ा सा नीचे 70 के अराउंड एक बहुत मेजर सपोर्ट है। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। मेरी राय में किसी भी उछाल में अदानी इंटरप्राइजेस से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसी समूह की किसी ग्रुप में अगर पोजीशन लेनी है ट्रेडिंग या निवेश के नजरिए से, तो अदानी पोर्ट्स एक बेहतरीन विकल्प लगता है, और मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक में एक री-रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरी राय में किसी भी उछाल में अदानी इंटरप्राइजेस से निकलें और इस पैसे को इसी समूह की दूसरी कंपनी अदानी पोर्ट में लगाते हैं तो नुकसान की भरपाई शायद जल्दी कर पाएं और साथ में एक अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं मुकेश जी से, जयपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते मुकेश जी, बताइए सर किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, मैं मदरसुनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और इसकी एनालिसिस कैसे है और कितने अमाउंट पे, कितने प्राइस पे इसको परचेज किया जाए मैम, या अभी खरीदा जाए या अभी रुके जाए मैम? ओके, और ये आपने कहा आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप लंबे समय तक इसमें रहना चाहते हैं मुकेश? हाँ मैम, मैं 1 साल का मैं नजरिया रखना चाहता हूँ। ओके, 1 साल का नजरिया रखना चाहते हैं। गौरांग जी से समझते हैं। गौरांग सर, मदरसन सुमी 1 साल का नजरिया यहाँ मुकेश जी का जो मौजूदा लेवल्स है, क्या ये सही समय है? और 1 साल के लिए आपको वैसे मदरसन सुमी कैसा चुनाव लगता है? ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक, और हाल ही में एक करेक्शन तीव्र आया, उसके बाद रिकवरी काफी बेहतरीन देखी, और
मौजूदा जो स्तर है वो मेरे ख्याल से 1:2 बोनस एडजस्टमेंट के बाद है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 300 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है और साल 1.5 साल के नजरिए से 375 का लक्ष्य हम बना करके चल रहे हैं। अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल निवेश करें, साल 1.5 साल का नजरिया रखें। ओके, चलिए गौरांग जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। वैसे आपने पूरे शो के दौरान भी कई डिस्क्लोजर दिए हैं, लेकिन सर जाते जाते अल्टीमेट डिस्क्लोजर आज के लिए बहुत सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है। आखिर का डिस्क्लोजर तो यही होगा प्रियंका कि हमारे पास निजी निवेश नहीं है। जो भी स्टॉक्स में हमने बातचीत की है या फिर हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरांग शाते हमारे साथ शेयरों से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में राकेश बंसल जी की। वापस आइए। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का और फटाफट शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। राकेश बंसल मेरे साथ बने हुए हैं आपको जवाब देने के लिए। राजेश जी का सवाल दिल्ली से है। बायोकॉन पर 10 शेयर है इनके पास, 483 के भाव पर खरीदारी की थी, क्या करें बायोकॉन में? प्रियंका, बायोकॉन में देखें तो बिल्कुल भी आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। मेरी राय में इन स्तरों पर या उछाल पे स्विच करना चाहिए। सन फार्मा, लुपिन या ग्लेनमार्क फार्मा में अगर स्विच करते हैं और साल से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक जयश्री टी। आकाश अग्रवाल इंदौर से जानना चाहते हैं, 1000 शेयर 200 के भाव पर खरीदारी की थी। प्रियंका, बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है। रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है, किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। भीमसेन जी के पास है आईटीसी के 150 शेयर, 346 रुपए में उन्होंने खरीदा था, क्या करना चाहिए आईटीसी में सर? प्रियंका, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। थोड़ी सी महंगी खरीद जरूर है, बट नीचे स्टॉक में एक अच्छा बेस बन रहा है और एक अच्छा उछाल मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। चेन्नई के रामेश्वर राव जी जानना चाहते हैं मैकडॉवल्स में क्या करें? 2600 शेयर 37 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है, किसी भी उछाल पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दीपक कुमार जी के पास है टीसीएस की 401 शेयर, 2136 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, नीचे में एक अच्छा बेस बन रहा है। मेरा ऐसा मानना है साल से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अहमदाबाद के विभाष जानना चाहते हैं बजाज हिंदुस्तान में क्या करें? 5000 शेयर 70 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट एंटायर शुगर स्पेस का स्ट्रक्चर काफी खराब है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सूरत के अमित जानना चाहते हैं शशुन फार्मा में क्या करें? 2600 शेयर हैं इनके पास, 79 रुपीज पर शेयर उन्होंने खर्चा किया है। प्रियंका, काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। राकेश, अगला स्टॉक बिल्ट का है और पंकज वाजपेयी होल्ड करते हैं 1000 शेयर, बिल्ट के 18 रुपए 1 पैसे में खरीदा था। प्रियंका, बिल्कुल भी चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। पिछले 1.5-2 साल में 1-2 बार पॉजिटिव न्यूज भी आई, बट कभी रैली स्टॉक में सस्टेन नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। नासिक के वैभव जानना चाहते हैं एमसीएक्स में क्या करें? 40 होल्ड करते हैं, 750 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, हालांकि स्टॉक ने अपने जो अभी रिसेंट हाइस से वहां से करेक्शन दिखाया है, बट चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनकी खरीद काफी नीचे की है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। हरेंद्र सिंह जानना चाहते हैं आरसीएफ में क्या हुआ, क्या कदम सर? 500 शेयर्स हैं, 67 रुपीज के भाव पर इन्होंने खरीदारी की थी। इनका चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, रुझान नेगेटिव है, किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। संजय सिंघल के पास है आरएस सॉफ्ट के 40 शेयर, 400 रुपए उन्होंने खर्च किया था पर शेयर, क्या करें? इनका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मिड कैप आईटी स्पेस में रहना ही है तो एपटेक हुआ, ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज हुआ, ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर, पोलैरिस एक बेहतरीन विकल्प लगते हैं एज कंपेयर टू आरएस सॉफ्टवेयर।
अगला स्टॉक स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, डीपी जैन जी होल्ड करते हैं 1500 शेयर, 71 रुपए के भाव पर खरीदारी की थी। प्रियंका, एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, बट जिस तरीके से ऊपर से मार्केट में करेक्शन आई, इस स्टॉक ने भी बुरी तरह से करेक्शन दिखाई है। बट मेरा ऐसा मानना है 4 से 6 महीने का व्यू बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आखिरी सवाल बैंक ऑफ इंडिया का, अशोक शाह के पास है 100 शेयर, 283 रुपए में खरीदा था सर। प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। अगर पीएसयू बैंकिंग में ही रहना है तो मेरा ऐसा मानना है बैंक ऑफ इंडिया से निकलना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतरीन विकल्प लगते हैं एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो स्टॉक्स फटाफट में आज हमारे पास इतना ही वक्त था। राकेश सर, आपने कई शेयरों पर आज सलाह दिया है, अब आज के लिक्विड डिस्क्लोजर। थैंक यू प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जहां भी रिकमेंडेशन है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है। और स्टॉक स्पेसिफिकली डेल्टा कॉर्प, ग्रेन्यूल्स इंडिया, एस्ट्रल पॉली और आईटीसी, इन चारों स्टॉक्स को हमने अपने क्लाइंट्स को लास्ट वीक बाइंग के लिए रिकमेंड किया था, जिसको इस शो के दौरान हमने डिस्कस भी किया है। तो राकेश जी का धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, आपके इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सौदा आपका में मेरे साथ भी आज इतना ही, मुझे भी यही इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।